हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम पर। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेसन 1 जो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है। आपको ही पता है कि जेटेट के सिलेबस में ये पहला यूनिट है, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। जेटेट आपका 2022 में होने ही वाला है, सितंबर अगस्त जब भी हो। आपकी तैयारी पहले से ही प्रिपरेशन पूरी तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि जेटेट नोटिफिकेशन आ जाने के बाद तैयारी करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी पीछे रह जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों की तैयारी बहुत ही डीप से करवाई जा रही है। आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3, यानी कि आज अंतिम, पहले यूनिट के हम लोग अंतिम पार्ट में आज आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अभी तक विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध जो यूनिट कर रहे थे, जो पहला लेसन है जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा। आज तक में 2 वीडियो हम लोगों ने पढ़ा, ये तीसरा अंतिम वीडियो है पहला यूनिट का। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर होता है, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमने पहले और दूसरे वीडियो में इन सभी मुद्दों को बहुत ही डीप से पढ़ा है। अगर नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, जो आज अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का। वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, जो हम लोग विकास को काउंट करते हैं कि शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, संवेगात्मक होता है, नैतिक होता है। तो सभी बातों को, उसका आयाम कौन कौन सा, उसका डायमेंशनल क्या क्या है, उसके सारे बातों को देखेंगे। इसके बाद विकास के अधिगम से क्या संबंध होता है, जो चैप्टर का ही नाम है कि विकास की अवधारणा को तो सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन इसका अधिगम से क्या रिलेशन है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि इस पूरे लेसन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक बिंदु को। यहाँ देखिए क्या है, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम। आपको ही पता है कि जो हम लोग डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट की क्रिया वो सिर्फ शारीरिक वृद्धि की ओर ना होकर मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, इसके बाद मनोक्रियात्मक, इसके बाद बहुत सारे भाषाई विकास भी होती है। तो सारे आज हम लोग एक एक डायमेंशनल को देखेंगे। तो पहला जो है पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए कॉपी में, शारीरिक विकास। ठीक है, यानी कि फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है। तो शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर के विभिन्न विभिन्न, यानी कि जो आंतरिक रूप से हो और बाह्य। आपको ही पता है कि जो शारीरिक ह्यूमन जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक भी होता है। हमारे बहुत सारे ग्रंथियां ऐसे हैं जो अंत्य रूप में है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। और बाह्य जैसे नाक, हाथ, गोड़, ये जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो बाह्य रूप से, और आंतरिक जो आपके शरीर के अंदर है, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो सारे होगा, यानी अंत्य रूप से भी होगा और बाह्य रूप से भागों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के परिवेश, यानी कि आपका किस प्रकार के माहौल में आप डेवलप कर रहे हैं, आपका खान पान, रहन सहन, पोषण स्तर, सभी बातों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिक, हम लोगों ने हेरिडिटी को बहुत ही अच्छे से समझा है प्रीवियस वीडियो में, कि आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट हो उसमें अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी किस प्रकार से प्रभावित करती है आपके फिजिकल डेवलपमेंट को, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, शारीरिक वृद्धि में ही है अगला पॉइंट, कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया बच्चों के उचित समायोजन। ठीक है, जैसे ही आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में आप देखते होंगे कि बच्चा होता है तो वो सारा काम अपने से नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, पहले दूसरों पर आश्रित होता है। प्रारंभ में क्या होता है, पराश्रित होता है, यानी कि दूसरे ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जैसे जैसे विकास की क्रिया बढ़ती जाती है, आपका एज बढ़ते जाता है, क्या हो जाते हैं, स्वनिर्भर हो जाते हैं, यानी कि ऑटोनॉमी, यानी खुद से आप सारे काम को करने लगते हैं। पहले दूसरे पर पराश्रित होते हैं, इसके बाद स्वयं से कार्य करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। यानी कोई भी अगर साइकोलॉजी का टीचर है तो उसको क्या होना चाहिए, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में उसको पता होना चाहिए, जिसके आधार पर वो बच्चों के रुचि, यानी कि उसके इंटरेस्ट को जान सके, उसका दृष्टिकोण, उसका व्यू क्या है, बच्चे का क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, उसका फिजिकल में क्या चेंजिंग होता है, उसके अनुरूप हमको पढ़ाना है। व्यवहारों को देखना है, उसका स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, तथा विशेष आयु स्तर के बालकों को भी अवगत करवाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको बहुत ही अच्छे से समझे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंटली विकास, यानी कि आपका पता है कि मानसिक विकास होता है, तो दूसरा नंबर पर है मानसिक विकास, इसको समझते हैं। मानसिक विकास जो होता है, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको तीनों वर्ड अगर कहीं दिख जाए तो ये सभी एक ही होते हैं। मानसिक विकास बोलिए, या बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है, तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, मानसिक विकास में बौद्धिक विकास, बौद्धिक शक्तियाँ जो होती है, जिसे आप क्या करते हैं, सोचते हैं, तो वो क्या होता है, कॉग्निटिव लेवल पर होता है, आपके बौद्धिक मेंटल लेवल ही आपका वर्क करता है। तर्क यानी कि रीजनिंग पावर, आपका कल्पना करने की क्षमता, वो मानसिक विकास के अंतर्गत ही आता है। स्मृति, सोचने समझने की क्षमता, समस्या समाधान, सारी क्रियाएं क्या होती है, मानसिक विकास की ओर ही आपका ये प्रभाव पड़ता है। आपका विचार, आपकी रुचि, प्रश्न पूछने की क्षमता, सहयोग की भावना, भेदभाव, ये सभी क्या है, ये मानसिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यानी कि समाहित। ये सारे बात क्या होते हैं, मानसिक विकास के अंतर्गत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, बालक में जन्म के समय इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। आपको ये पता है कि प्रारंभ में जो बालक होते हैं उतने सोचने समझने की उनकी क्षमता डेवलप नहीं होती है, वो उतने लेवल तक नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, देख सकते हैं आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या होता है, मानसिक विकास की गति तीव्र होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, पियाजी जी भी बोले हैं कि क्या होता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, आपका डेवलपमेंट की क्रिया बढ़ते जाती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पियाजी जी ने अपने 4 स्टेज में बांटा है, उनके चैप्टर जब आएगा तो उसको बहुत ही डीप से करेंगे। ठीक है, चलते हैं मानसिक विकास का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानसिक विकास को वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, समाज, शिक्षा आदि प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है कि आपका जो वंशानुक्रम है किस प्रकार से मानसिक विकास को प्रभावित करती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना ये मत दिया है, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा है। फिर वातावरण किस प्रकार से आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, फिर स्वास्थ्य को समझा है, समाज किस प्रकार से आपके मानसिक डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और शिक्षा किस प्रकार से आपको प्रभावित करती है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। मानसिक विकास के अंतर्गत ये सभी बातें आती है। आपका वंशानुक्रम, इसके बाद वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, समाज और शिक्षा, ये सारे बातें क्या आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर है कि जो मानसिक विकास जो होगा उसमें शिक्षकों को भी सजग रहना होगा। शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर वह विभिन्न आयु स्तर के मानसिक विकास के बच्चों को समझने एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने में सही ढंग से कर पाएंगे। आपको ये पता है कि यदि एक शिक्षक अगर वो बच्चे के मेंटल लेवल को ना समझे कि ये इतना दूर तक वो समझ पा रहा है कि नहीं चीज़ों को, तो उसके लिए क्या करना होगा, अलग माध्यम रास्ता अपनाना होगा किसको समझाने के लिए। तो इससे पहले क्या होना चाहिए, शिक्षक को भी उसके उस एज के बच्चे के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए कि किस एज के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ताकि उसकी रुचि जागृत हो सके। क्योंकि हर बच्चे अपने आप में यूनिक है, हर की अपनी सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। सभी क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों की क्या होना चाहिए, उनको उनके मानसिक स्तर को समझ के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए, चाहे उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक विकास। तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, सामाजिक विकास किस प्रकार से आपके विकास को प्रभावित करता है, तो सोशल को देखते हैं। सामाजिक विकास में सामाजिक मानदंड, आपको ही पता है कि आप सामाजिक, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु जी बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हमको क्या होना चाहिए, समाज के मानदंड, यानी कि समाज में एक रीति रिवाज बना हुआ, समाज में जिस तरह का आपको कार्यक्रम प्रथा जो चलता है, नियम है, एक लॉ है, कि उसी के अनुसार आपको अकॉर्डिंग क्या होता है, चलना पड़ता है। तो सामाजिक नियम हो, सामाजिक रीति रिवाज हो, सामाजिक समायोजन के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता का अधिग्रहण करना। बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में उतना सामाजिक नहीं होता, वो चीज़ों को नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है, वो समाज के नियम नॉर्म्स जो होता है, वो प्रथाओं, सारी चीज़ को क्या होता है, वो धीरे धीरे समझ जाता है कि हमें समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, किसके सामने क्या बोलना है, नहीं बोलना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि दूसरों के साथ, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि दूसरों के साथ भली भांति को अपने आप को समायोजित कर लाना। यानी कि आप 10 आदमी खड़ा है, तो उसमें आप किस प्रकार से उसमें एडजस्ट कर जाते हैं, अपने बातों को रखते हैं। तो क्या होता है, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है कि आप एक दूसरे से किस प्रकार से तालमेल बैठाकर अपने बातों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में जन्म के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिक भावना का विकास होते जाता है। हम पहले ही बताया इस बातों को कि जन्म के समय बालक सामाजिक नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ते जाता है, आयु बढ़ते जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, वो सामाजिक प्राणी की ओर अग्रसर होते जाता है। इसलिए शिक्षकों को सामाजिक विकास की प्रक्रिया की समझ अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को किस प्रकार से हम समाज में ढाल सके, उसको किस प्रकार से समायोजित कर सके एक बच्चे को दूसरे से, ये सामाजिक विकास को भी शिक्षक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिक विकास के अंतर्गत ही हम लोग हैं। यहाँ पर देखिए, सामाजिक विकास निम्न तत्वों को समायोजित करने की एक क्षमता है या कार्य करती है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं सामाजिक विकास में, तो पहला नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है कि दूसरों के साथ
सहयोग करने की क्षमता, यानी कि एक दूसरे से तालमेल बैठाकर हम लोग को चलना है, चाहे वो अपने बातों को रखना है, चाहे दूसरे से कोई बातों को सीखना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से सहयोग की भावना के साथ हम लोग योग्यता है। दूसरा है दूसरों के विचारों को सहन करने की योग्यता। इसके कहने का तात्पर्य है कि दूसरे के बातों को समझ सके, अपनी बातों को दूसरे से समझा सके सहयोग के माध्यम से, को रिलेट करके, और इसके बाद उसके बातों को भी हम लोग समझ सके। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों के सामने, कि दूसरों में रुचि लाने की योग्यता, यानी कि दूसरों में रुचि लाना, यानी कि इंटरेस्ट पैदा करना, कि एक दूसरे से जो तालमेल की क्रिया है सामाजिक में, समाज में जिस तरह से रहना है, उसके मोहल्लों को सीखना है, तो उसमें क्या होगा, रुचि लाने की भी योग्यता है। फिर है मित्र बनाने की योग्यता। मित्र भी वैसे व्यक्ति के बनते हैं जो क्या होता है, सामाजिक होते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे मित्र दो तरह के होते हैं। एक तो आपका जो जो झगड़ालू किस्म में होगा, तो उससे क्या होते हैं, दोस्ती नहीं बन पाती है। लेकिन जो मित्र स्वभाव के होते हैं, सहयोग की भावना रखने वाले होते हैं, वैसे व्यक्तियों के ज़्यादातर मित्र होते हैं। तो हम लोगों को सामाजिक एक क्या होता है, मित्र बनाने की भी योग्यता होती है। पाँचवां जो पॉइंट है, विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों में समायोजन था। ये सारे पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषाई विकास। ठीक है, तो चौथा नंबर हम लोग सीखेंगे भाषाई विकास। भाषाई विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको भी देखते हैं। पहला पॉइंट है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। हम लोग भी जानते हैं कि भाषा जो हम लोग जो सीखते हैं, वो क्या है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास का ही एक भाग है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक भाग है। इसमें मानसिक योग्यताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक बहुत भूमिका होती है। यानी कि आप जब भाषा सीखते हैं, तो हमको उसमें क्या होता है, बौद्धिक क्षमता का ही प्रयोग करना होता है, जो हम लोग का LSRW है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, इसके बाद लिखना। ये जो चार जो टर्म है, हम लोग क्या करते हैं, ये कॉग्निटिव लेवल पर ही सीखते हैं, मानसिक विकास के अंतर्गत ही सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या होता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, हम लोग जो बोलते हैं। इसके बाद सांकेतिक अभिव्यक्ति, आप लोग देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस क्या होता है, सांकेतिक माध्यम में ही सारी बातों को समझा देते हैं। और इसके बाद है लिखित अभिव्यक्ति। तो हम लोग भाषा के अंतर्गत तीन तरफ से अपनी बातों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने समझाते हैं। एक तो है मौखिक रूप से बोल के किसी को समझा सकना है। इसके बाद दूसरा है सांकेतिक, यानी कि सांकेतिक माध्यम में किसी चीज़ को समझाना, जैसे ट्रैफिक पुलिस करते हैं। इसके बाद हो गया लिखित अभिव्यक्ति, कुछ लिख के हम लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के अंतर्गत ये तीन बातें हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं और करते भी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भाषाई योग्यता एक क्या है, कौशल है। आपको ही पता है कि भाषा के अंतर्गत हम लोग चार काम करते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। भाषा क्या है, आप जिस प्रकार के समाज में रहिएगा, जिस प्रकार का आपका परिवेश है, उसी प्रकार का आप लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज मान लीजिए खोटा है, तो अगर आप खोटा भाषाई क्षेत्र में रहते, तो आप उस लैंग्वेज को सीखने में बहुत ही सहज रूप से सीख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, अपने क्षेत्र में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, उस प्रकार की वो भाषा सीख जाते हैं। तो क्या है, भाषा एक अर्जित कौशल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, इसमें इसका प्रारंभ जन्म से ही हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, क्रमिक रूप से ये विकसित होते जाता है। ठीक है, प्रारंभ में जिस टाइप के आप माहौल में रखिएगा बच्चों को, क्या होता है, उसी टाइप के वो बच्चे क्या होते हैं, लैंग्वेज को सीख जाते हैं, भाषा को सीख जाते हैं। और ये फिर क्रमिक रूप से धीरे धीरे वह स्टैंडर्ड लेवल की स्टैंडर्ड लैंग्वेज की ओर वह बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषाई ज्ञान का शिक्षक को जानकारी होना चाहिए, ताकि भाषा संबंधी समस्या का समाधान कर सके। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं कोई वर्ड को बोलने में, इसके बाद अस्पष्ट बोल पाते हैं, कोई वर्ड को उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, कि वह उन शब्दों को बोलने के लिए 2-3 बार प्रयास करवाए बच्चों को, उसके साथ बहुत सारे बार उसको लिखने के लिए थोड़ा एक्टिविटी या उसको प्रयास करने का मौका दे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे गलत वर्ड का उच्चारण कर देते हैं, तुतलाने लगते हैं। तो ये सारे बातों का शिक्षकों को भी जानकारी होना चाहिए, कि बच्चे को किस प्रकार से भाषाई विकास में मदद कर सके। इसलिए भाषाई विकास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। चलते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है, संवेग, यानी कि संवेग जो है, संवेग का अर्थ ही होता है आपका भाव। ठीक है, तो संवेग अर्थात भाव एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रदर्शित करती है। आपको ही पता है कि 14 तरह के संवेग को दिया गया है। 14 तरह के संवेग है, जिसमें से भय, क्रोध, घृणा, हर्ष, दुख, स्नेह आदि अन्य बहुत सारे संवेग है। 14 तरह के संवेग हैं हम लोग के। तो हम लोग समझते हैं कि आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत बच्चा जो क्रोधित होता है, अधिकांश रोता है वो, तो उसके साथ क्या होता है, दूसरे बच्चे संपर्क में नहीं आते, या उससे दोस्ती या फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते। तो वो एक संवेग भी क्या होता है, एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। और जो बच्चे हंसमुखी होते हैं, यानी कि वह स्नेहपूर्ण एक दूसरे के साथ समायोजित कर लेते हैं, ऐसे बच्चे के ज़्यादा फ्रेंड सर्किल होते हैं, और वह बच्चे का डेवलपमेंट की क्रिया जो होगी वो काफ़ी तीव्र होगी, जो रोते हैं या क्रोधित रहते हैं या घृणा का भाव रखते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, संवेग का भी विकास होते जाता है। ठीक है, इन संवेगों का क्या होता है, विकास होते जाता है। जिस प्रकार से आप बच्चे क्या होते हैं, शुरुआती दौर में काफ़ी रोते हैं, पूरा हाथ पैर सारे उसका अंग से वो क्या होते हैं, रोते हैं, लेकिन जब वो जिस प्रकार से एज उसका बढ़ जाता है तो उनका जो आंसू निकलता है वो सिर्फ आँख से ही निकलता है। तो ये होता है आपका संवेग की बढ़ने की क्रिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, संवेगात्मक विकास का शारीरिक वृद्धि एवं बौद्धिक सामाजिक सभी पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यही हम लोगों ने जाना कि अगर आपका जो संवेगिक संवेग जो है, यानी कि बहुत तरह के 14 तरह के संवेग हैं, भय क्रोध घृणा सभी पर हम लोग का क्या होता है, शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि रोने धोने वाला ज़्यादा बच्चा है तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो काफ़ी अच्छा नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। बौद्धिक लेवल पर यानी कि मेंटली रूप से भी वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अगर उनका संवेग अच्छा रहा तो वो काफ़ी डेवलप अच्छा करेगा, और ख़राब है वह जैसे घृणा करता है, क्रोधित होता है, रोता है, तो ये क्या होता है, उसका डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिर सामाजिक रूप से भी हम लोग को समझे, इसके बाद नैतिक रूप से भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, चलते हैं नैतिक विकास क्या है, मॉरलिटी जो डेवलपमेंट क्या है, मॉरल डेवलपमेंट क्या है, इसको देखते हैं। तो नैतिक विकास में नैतिक भावना और चरित्र का विकास शामिल होता है। ठीक है, तो नैतिक जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत हम लोग का जो चरित्र है, जो हम लोग का करैक्टर है, वह हम लोग का इंगित करता है, प्रदर्शित करता है एक बच्चे का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, ईमानदारी। आपको ही पता है कि ईमानदारी का जो गुण होता है, बच्चा क्या होता है, अपने परिवार से ही सीखता है। ईमानदारी का सबसे पहला अगर पार्ट जो पढ़ाया जाता है वो आपके फैमिली से ही पढ़ाया जाता है, कि आप जो ईमानदारी का गुण जो सीखते हैं वो आपका परिवार ही सर्वप्रथम होता है। आपके परिवार में अगर आदमी ईमानदार हैं, वो अच्छे स्वभाव के हैं, तो वो क्या होगा, उसके आने वाला जो बच्चा भी होगा या उसका जो डेवलपमेंट होगा उस बच्चे का, वह ईमानदार कैटेगरी यानी कि अच्छे स्वभाव का ही होगा। दूसरा सत्यनिष्ठा, सत्य बोलने वाला, प्रेम हो गया। इसके बाद करुणा, परोपकार यानी कि दूसरे का उपकार करना। परोपकार है कि आप दूसरे का हेल्पिंग नेचर के होंगे। अगर आपका मॉरल अच्छा है, आपका नैतिक डेवलपमेंट अच्छा से हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे का मदद भी कर दीजिएगा। तो ये आपके नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रारंभ में बालक प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा नैतिक मूल्यों को क्या होता है, सीखता है, जिससे चाहे वो विद्यालय हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है, बच्चा हर चीज़ को वो सही तो नहीं करता। स्टार्टिंग में क्या करता है, बच्चा दीवार पर मान लीजिए वो पेंटिंग बना दिया, तो अगर उसको कोई मार देता तो वो समझ जाता है नहीं ये चीज़ करना गलत है, मॉरल रूप से ये गलत है। तो वो बच्चा अगले बार नेक्स्ट टाइम में वो क्या करेगा, सीख जाएगा कि नहीं दीवार में पेंटिंग नहीं करना चाहिए, या किसी को गाली नहीं देना चाहिए, या गलत वर्डों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चा क्या होता है, पहले प्रयत्न करता है, यानी कि गलती करेगा, इसके बाद वो क्या होता है, सीखते जाता है। थर्मोडाइक का भी कथन है कि प्रयत्न एवं त्रुटि एवं भूल का जो सिद्धांत है उनका, उनको भी पढ़ेंगे हम लोग। विद्यालय में आप लोगों को पता है, बहुत सारे विद्यालय में क्या होता है, बच्चे मारपीट कर लेते हैं, तो फिर अगर वो गलत करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे सीखते हैं कि नहीं विद्यालय में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर परिवार में भी है, समाज में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे मॉरल डेवलपमेंट के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास क्या है। गत्यात्मक यानी कि ठीक है, मोटर स्किल जो होता है हम लोग का, आपको ही पता है कि दो तरह के मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल और इसके बाद है एक ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, उसको भी समझेंगे क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसका अर्थ जो है क्रियात्मक या गत्यात्मक जो मोटर स्किल है, इसका अर्थ बालकों में कार्य करने की शक्ति क्षमता एवं योग्यताओं के विकास से है। ठीक है, कार्य करने की शक्ति क्षमता का मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य जो करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक तो आप पूरा शरीर के अंगों को लगा देते हैं, जैसे आप दौड़ना हो गया, चलना हो गया, बुलना हो गया, इसके बाद कूदना हो गया, चढ़ना हो गया, बैठना हो गया। सारे कार्य क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक तो आप छोटे हाथों का उपयोग करते हैं और एक पूरे शरीर का उपयोग करते हैं। इसको भी समझेंगे, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गत्यात्मक जो विकास में हाथों, यहाँ पर देख सकते हैं हाथों, पैरों, शरीर के अंग, मांसपेशियों आदि का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो गत्यात्मक विकास है, हम लोग क्या करते हैं, सभी अंगों का अपना उपयोग करते हैं कार्य करने में। ठीक है, क्रियात्मक में क्या होगा, सारे अंगों का हम लोग कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि बैठना आता है, खड़ा होना, चलना, कूदना, इसके बाद नृत्य करना, इसके बाद गायन करना, हस्तलेखन जैसी अनेक गत्यात्मक क्रियाएं बच्चे के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि अगर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में शामिल करते हैं, देखिएगा ईवीएस का जब आप कक्षा को पढ़िएगा, ईवीएस की बुक को, तो उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है कि आप समाज में जाइए, इसके बाद उसको सीखिए कि किस प्रकार से, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है। यही होता है ईवीएस की कक्षा जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि गत्यात्मक विकास क्या है। वहाँ पर सारे चीज़ों को क्या होगा, आपके हाथ और पूरे शरीर को टच करके, यानी कि पांचों ज्ञान इंद्रिय का उपयोग करने का आपको भरपूर मौका दिया जाता है ईवीएस की कक्षा में। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि फाइन मोटर स्किल क्या है। तो फाइन मतलब होता है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए फाइन मोटर स्किल, फाइन मतलब होता है आप छोटी से छोटी जो अंग होगा, जैसे आपका मान लीजिए कि फिंगर,
यानी कि जो अंगुली से आप कोई चीज़ को लिखिएगा तो वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ग्रॉस मतलब होता है बड़ा, यानी कि जब आप शरीर के बड़े अंगों का उपयोग करेंगे तो उसको बोला जाता है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। ये इससे भी सीटेड और जेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फाइन मतलब छोटा, जिसमें आपके सबसे छोटे भागों का उपयोग करना पड़ जाए जिसे लिखने में, तो ये क्या होगा, फिंगर का उपयोग होगा, तो ये हो गया फाइन मोटर स्किल। जहाँ आपके शरीर के बड़े बड़े अंगों का उपयोग करना हो, जैसे चलना बैठना उठने में क्या होता है, पैर का काफ़ी उपयोग होता है, कूदने में हो गया, चाहे नृत्य करने में, तो ये हो गया ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि विकास, जो आज हम लोग का चैप्टर में है, कि विकास और उसका अधिगम से क्या संबंध है, यानी कि डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है लर्निंग से, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके उपरांत वो कुछ ना कुछ क्या होता है, सीखते रहता है, ठीक है। प्रारंभ में वो सभी चीज़ से क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है वो क्या होता है, अपनी एज के अनुसार वह सीखते जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम। अधिगम क्या है, एक प्रयासपूर्ण क्या है, प्रयास होता है हम लोग को सीखने में। जो मन सो हम लोग अगर दारू पी के इंग्लिश बोल देते, तो ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि एक आपको ठोस कोई चीज़ को आप सीखे हैं, यानी कि प्रयासपूर्ण सीखे हैं, मेहनत से सीखे हैं, इफर्ट लगा के सीखे हैं, तो ये क्या होगा, अधिगम के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, बच्चों में परिपक्वता की क्षमता वंशानुगत के कारण होती है, ठीक है। जो आपका हम लोगों ने पढ़ा था नेचर एवं नर्चर, ठीक है। तो नेचर जो है आपका हेरिडिटी है, जो आपकी लिमिट तय कर देती है कि आप कितने दूर तक आप डेवलपमेंट करेंगे। आपका वंशानुगत आप भी देखते होंगे कि हेरिडिटी के अनुसार आप देखते होंगे, परिवार के बच्चे का अगर माता पिता अगर लंबे हैं तो उनके बच्चा भी क्या होता है, लंबे होते हैं, पढ़ने लिखने में तेज है। तो हम लोगों ने इस दूसरे चैप्टर, जो दूसरा वीडियो था, उसमें बहुत ही अच्छे से समझा है कि वातावरण, वंशानुक्रम, सारे बातों को अच्छे से डीप से समझा है। तो यहाँ समझते हैं, बच्चों में परिपक्वता की क्षमता जो होता है वंशानुगत के कारण होती है, ठीक है। जो उसका मैच्योरेशन है, यानी कि लिमिट जो तय करने की जो क्षमता है, वो आपका वंशानुक्रम के कारण होती है। परंतु अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, अर्जित, तो ऐसा माहौल में रखा जाइएगा, उस टाइप का आप बन जाइएगा, अर्जित कर लीजिएगा, आप चीज़ों को सीखिएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो लिमिट तय करेगी वो आपका हेरिडिटी है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है, अधिगम की प्रक्रिया बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कि लर्निंग जो है आपके बच्चे के डेवलपमेंट की क्रिया में आपको सर्वांगीण विकास करने में बहुत ही मदद करती है, जो लर्निंग होता है, ठीक है। चीज़ों को आप सीखते हैं तो उससे क्या होगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली रूप से आप तेज होइएगा। इसके बाद भाषाई, इसके बाद आपका लैंग्वेज हो गया, इसके बाद नैतिक मॉरल रूप से आप, यानी कि अधिगम करने से आपका सभी चीज़ों में यानी कि सर्वांगीण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम, बाल विकास जो है, बाल विकास के अध्ययन का महत्व क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो बालक के शरीर के शारीरिक एवं मानसिक विकास को समझने में क्या होती है, मदद करती है। बाल विकास का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एक एक पॉइंट, कि बालक के शिक्षण में सहायक होता है। अगर हम लोग बाल विकास का जो अध्ययन करते हैं तो शिक्षक का इसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, कि बालक के शिक्षण में सहायता करना। यानी कि अगर बच्चा कोई चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो उसको किस रूप से समझाया जाए, उसका इंटरेस्ट क्या चीज़ में है पढ़ने में, उसको किस माध्यम से पढ़ाया जाए, ये बातों की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बालक के स्वभाव को समझने में सहायता करना है। यानी कि उसका वही रुचि, कि आप किस प्रकार से पढ़ाइएगा बच्चे को, यानी कि नटखट किस्म का है, यानी कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, या उसका फिजिकली रूप से कुछ कमज़ोर है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से समझाएंगे। शिक्षकों को इस बात का ज्ञान बाल विकास के अंतर्गत ही बताया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आपको ही पता है कि बहुत सारे बच्चे डिसेबिलिटी है, दिव्यांग भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार का उनका है, अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती है। हर बच्चे की अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है, हर बच्चे अपने एक दूसरे से क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या होता है, समायोजन में उसको सहायता कौन करेगा, शिक्षक करेंगे। यानी कि अगर उनको बाल विकास का एक अच्छा ज्ञान होगा, यानी कि किस एज में किस टाइप से बच्चे को पढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चों के समायोजन में एक शिक्षक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, मदद करेंगे, ठीक है। बालकों के पसंद एवं रुचियों को जानना, ठीक है। उसके इंटरेस्ट के आधार पर पढ़ाएंगे, किस माध्यम से पढ़े, वो खेल विधि से पढ़ेगा या अलग अलग बहुत सारे शिक्षण सूत्र है, शिक्षक इसके अलग अलग टाइप से उनको पढ़ाने का जो है माध्यम है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास में क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है, अगर आप लोगों की अच्छे से एक शिक्षकों की इन सभी बिंदुओं पर कड़ी पकड़ होगी। जैसे उसका शारीरिक विकास के बारे में वो समझते होंगे, बच्चों के किस एज में किस टाइप से पढ़ाएं, भाषाई विकास हो गया, इसके बाद नैतिक विकास हो गया, गत्यात्मक विकास हो गया, और भी बहुत सारे जैसे हम लोग ने समझा कि सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। सभी बातों की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि बच्चे को समायोजन में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है।
अब हम लोगों ने इस पूरे पार्ट में जो आज ये अंतिम वीडियो है पहला लेसन का, उसमें हम लोगों ने क्या-क्या सीखा तो बहुत ही जल्दी रिकॉल कर लेते हैं सारे बिंदुओं को। तो विकास जो होता है गर्भाधान से लेकर क्या होता है जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक अविराम प्रक्रिया है जो रुकती नहीं है कहीं पर भी। उसके गति में कमी आ सकती है लेकिन वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जिससे शिशुआवस्था में क्या होता है डेवलपमेंट की क्रिया काफ़ी तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाती है, थोड़ी-सी मंद होती है, इसके बाद किशोरावस्था में जाकर ये काफ़ी तीव्र हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है, विकास में होने वाला परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक यानी सभी चीज़ों में होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ शारीरिक विकास हो जाए जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे तो वो क्या होता है वृद्धि होता है, ठीक है, जिसको समृद्धि भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं विकास में होने वाला परिवर्तन क्या होता है गुणात्मक होता है। यानी कि विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, यानी कि इसमें आपस में सारे चीज़ मिले घुले होते हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट कोई चीज़ को नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। इनकी क्या होती है सभी चीज़ें गुणात्मक होती है, एक दूसरे से घुली मिली रहती है, ठीक है। यहाँ पर है विकास क्रम प्राणियों को परिपक्वता प्रदान करता है। यानी कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा प्राणी का, यानी कि अब जो शिशुआवस्था से जैसे आप बाल्यावस्था आएंगे, किशोरावस्था आएंगे, युवावस्था आएंगे, प्रौढ़ावस्था आएंगे, तो आप में क्या होगा मैच्योरेशन आ जाएगा। यानी कि आप एक तरह का परिपक्व हो जाइएगा, ठोस बन जाइएगा कोई चीज़ को लेकर, ठीक है। समझने की आपकी क्षमता परिपक्व हो जाएगी। इसके बाद है विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेज बाय स्टेज चलता है। आप कोई भी देश चले जाइए, जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी वो सारे देश में एक जैसी होगी। वो शिशुआवस्था प्रारंभ में होगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वो एक क्या है एक नियम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है। उसी के आधार पर आप कोई भी देश में रहिएगा, आपका जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो मनुष्य के जैसा ही होगा। यही है क्रमिक श्रृंखला की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद है अर्थात जो होता है क्या होता है नवीन ज्ञानों का उदय होता है। यानी कि जैसे जैसे आप का एज बढ़ते जाएगा बहुत सारे नई चीज़ों को आप क्या करिएगा सीखिएगा, और इसके बाद पुराने चीज़ों को आप धीरे धीरे भूलते जाइएगा जो आपको उचित नहीं है। तो इसके कहने का अर्थ को भी समझ लेते हैं। जैसे होता है बच्चा होता है वो जो चलता है वो क्या होता है घुड़क के चलता है, तो वो पुरानी बातें हो गया। जैसे आप सीख गए नहीं अब दो पैर में, जैसे आपका एज बढ़ा तो क्या हो गया दो पैर में चलने लगे, तो पुरानी बातों को आप क्या करिए छोड़ दिए, ठीक है। इसी टाइप से ये सारे बिंदु है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं मानव का शारीरिक विकास आपको ही पता है कि दो दिशाओं में होता है। हम लोगों ने विकास के सिद्धांत में बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट को देखा था। तो मुख्य रूप से जो होता है दो सिद्धांत होते हैं, तो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होते हैं और निकट दूर विकास क्रम होते हैं। तो एक एक बिंदु को भी देख लेते हैं। मस्तकामुखी जो सिद्धांत है वो क्या है कि आपका जो डेवलपमेंट होगा मनुष्य का वो क्या होगा सिर से लेकर पैर की ओर होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका सिर डेवलप करेगा, फिर आपका जो धड़ है, इसके बाद आपका पैर और हाथ, ये सब आपका डेवलपमेंट होगा। ये होता है मस्तकामुदी सिद्धांत। यानी कि सिर से पैर की ओर ऊपर से नीचे जब आएगा इसको बोला जाता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। और इसके बाद एक सिद्धांत है निकट दूर विकास क्रम। इसके कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट होगा वो पहले नाभि में होगा, सेंटर पॉइंट में होगा, इसके बाद आपका फिंगर की ओर मैच्योरेशन आएगा, माइंड की ओर मैच्योरेशन आएगा। लेकिन जो सबसे मान्य है वह है मस्तकामुखी सिद्धांत डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। यानी कि हम लोगों ने इतने देरों से जो पढ़ा उसमें क्या हुआ कि प्रत्येक बालक अपने आप में एक यूनिक है और प्रत्येक में क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर की अपने सभी चीज़ें क्या होती है अलग होती है, चाहे वह कॉग्निटिव लेवल पर हो, चाहे वह फिजिकल लेवल पर हो, चाहे वह मॉरल लेवल पर हो, सारी चीज़ में क्या होते हैं हर बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों हम लोगों ने देखा है कि पोषण किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है, बुद्धि किस प्रकार से करता है, लिंग, अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से बालकों के विकास को प्रभावित करती है, प्रजाति हम लोगों ने देखा है सेकंड वीडियो में। इसके बाद रोग किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करती है, घर का वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करती है, और समाज का माहौल आपका किस प्रकार के समाज में रहते हैं वह एक बालक के विकास में किस प्रकार से प्रभावित करती है, विद्यालय का वातावरण, सारे बातों को हम लोगों ने बहुत ही डीप से पढ़ा है इन 3 लेक्चरों में, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है विकास का अधिगम से हम लोगों ने संबंध पढ़ा, जो आज अंतिम वीडियो था ये पहला यूनिट का। इसके बाद हम लोग सेकंड लेसन में चले जाएंगे, उसको भी दिखाएंगे कि जेटेट का सिलेबस क्या चीज़ है, पहला लेसन क्या है, हम लोगों ने कहाँ तक अभी तक पढ़ाई कर लिया है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को टिप लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जेटेट की कक्षा लक्ष्य जेटेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। सारे विषयों की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके बाद हम लोग सिलेबस को समझते हैं थोड़ी देरों में। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग के पास है
जो 1 to 5 लेवल का जो है यहाँ पर 2012 के नियमावली के अनुसार, क्योंकि देखिए सीडीपी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर नंबर आपका कम भी हो जाए, 25 नंबर पूछे या 30 नंबर पूछे, तो आपका जो पढ़ना, आपको सारे विषयों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक की अर्हता जांच परीक्षा के लिए क्या है आपका सिलेबस। उसके अंतर्गत सबसे पहला जो हम लोग का है सीडीपी, यहाँ देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। उसके अंतर्गत सबसे जो पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के माध्यम से। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं और इसकी अवस्थाएं जो है 6 से 11 वर्ष तक की क्या क्या है। सारे बिंदु को एक एक करके देखेंगे, पूरा सिलेबस को करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं 6 to 8 में भी सेम सिलेबस रहता है, इसलिए सीडीपी को आपको दोनों को मिलाकर करना होगा, क्योंकि ये अलग नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 to 8 लेवल के लिए जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसमें भी जो पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, जो वीडियो आने वाला है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जो 12 से 18 वर्ष है, इसको भी देखेंगे। और प्राइमरी लेवल पर भी समझेंगे कि 6 से 11 वर्ष की विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसकी अवस्थाओं को भी समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके बाद सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।